हेलो गाइस, आज हम गुलिन बैरे सिंड्रोम मतलब जीबीएस के बारे में बात करेंगे। अभी पुणे में जो आउटब्रेक हुआ है इस साल, तो उसमें 111 पेशेंट अभी तक अफेक्ट हुए हैं। ये बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, लेकिन फिर भी पहली बार ऐसे हुआ है कि इतने पेशेंट्स अफेक्ट हुए हैं। और उसमें से 9 डिस्चार्ज हुए हैं, मतलब ये बीमारी ठीक भी हो रही है और उसके बाद ठीक होने के बाद लोग घर चले गए। उसके बाद 101 पेशेंट जो है वो अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है। उसमें से 55 इन आईसीयू है और उसमें से 16 ऑन वेंटिलेशन पे गए थे। वेंटिलेशन मतलब हम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, उसको बोलते हैं। तो उसमें यूजुअली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, इसीलिए उसकी ज़रूरत है। तो पहले तो गुलन बैरे सिंड्रोम है क्या? तो इट इज़ अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट अकर्स when the body's immune system mistakenly attacks the PNS, peripheral nervous system। तो ऑटोइम्यून मतलब हमारी खुद की ही इम्यूनिटी हमारे बॉडी के हेल्दी टिश्यू पर अफेक्ट करता है। तो इसका जो इटियोलॉजी मतलब किससे ये हो सकता है, तो द कॉज इज़ अननोन। कोई कॉज नहीं है इसका, बट कुछ फैक्टर से ये ट्रिगर होता है। तो किससे ट्रिगर हो सकता है? तो कुछ इन्फेक्शन जैसे कि कैम्फिलोबैक्टर जेजुनी, माइकोबैक्टीरियम न्यूमोनिया, मतलब कभी गैस्ट्राइटिस हो गया। उसके बाद वैक्सीनेशन, एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा या फिर टिटानस, या फिर कोई सर्जरी हुई या फिर कुछ ट्रॉमा हुआ, कोई कोल्ड एंड कफ लाइक जस्ट सिंपली वायरल फीवर हुआ। इवन उसके ठीक होने के बाद भी कभी कभी हमारी अगर इम्यूनिटी कम हो जाती है, मतलब हमारी रोग प्रतिकार शक्ति अगर कम हो जाती है, तो उसके बाद ये हमारी ही इम्यूनिटी हमारे हेल्दी ऑर्गन्स पर या फिर हेल्दी टिश्यूज़ पर अफेक्ट करता है। तो उसके वजह से ये सिंड्रोम होता है। तो यूजुअली पीएनएस मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी में जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है, तो उसके ऊपर ये अफेक्ट करता है। उसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं। तो ये नर्व्स के ऊपर जैसे हमारी वायर होती है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है, वैसे ही सेम कवर उसके ऊपर रहता है। तो ये नर्व्स को ये डैमेज कर देता है और उसके वजह से बाकी के सिम्टम्स, वीकनेस वगैरह आता है। तो ये यूजुअली किस तरीके से हो सकता है? तो ये यूजुअली फूड बॉर्न कंटामिनेशन की वजह से, या फिर अंडर कुक्ड मीट प्रोडक्ट्स, कंटामिनेटेड वाटर, या फिर कंटामिनेटेड मिल्क की वजह से हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। तो पहले तो मैंने बताया कि ये सीएनएस हमारा मेनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी पे अफेक्ट करता है। उसके बाद ये जो सिम्टम्स है, इट वेरीज इन सिवेरिटी। मोस्ट ऑफ द डिसीजेस माइल्ड टू सीवियर फॉर्मेट में होते हैं, वैसे ही ये भी डिसीज होगा। तो इसमें क्या होगा कि मसल वीकनेस और टिंगलिंग इन लेग्स, आर्म्स और फेस। तो सबसे पहले हमारे लेग्स मतलब हमारे पैरों में वीकनेस आएगा, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर होते करते जाएगा। जैसे कि पहले आर्म्स में आ गया, फिर फेस में वीकनेस आएगा, और इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम दोज मसल वीकनेस। तो उसके बाद है नमनेस और पैरालिसिस इन द एक्सट्रीमिटीज़। तो जो हम बोलते हैं ना, झुंझुनाहट आती है या फिर समझ में नहीं आता है हाथ में, तो वो पैरालिसिस हो जाती है। तो उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग और मेंटेनिंग बैलेंस। तो ये डैमेज होने के कारण पेशेंट को वॉकिंग में डिफ़िकल्टी आएगी, कभी कभी पेन भी होगा। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग और स्वॉलोइंग। तो बॉडी के हर एक पार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उसको हर एक एक्टिविटी करने में मुश्किल होता है। तो वैसे ही डबल विजन और ब्लड विजन अगर वो आँखों को अफेक्ट कर रहा है, तो उसके बाद है एबनॉर्मल हार्ट रेट और बीपी, ब्लड प्रेशर भी उसका एबनॉर्मल आएगा। और ये उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, मतलब हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है, इसलिए रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो सकता है इन सीवियर केसेस, एंड विच इज़ लीडिंग टू वेंटिलेटरी सपोर्ट। ठीक है, इसीलिए वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस हम करेंगे, पहले तो हम लंबर पंक्चर करते हैं। मतलब जैसे हम एनेस्थेशिया में हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन डालते हैं, वहाँ से एक पानी निकालते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी से एक पानी निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं सीएसएफ। तो इसका एनालिसिस करेंगे। तो इसके एनालिसिस में पहले तो क्या पता चलेगा? तो हमारी इम्यूनिटी जब हमारे अगेंस्ट काम करती है, तो वो कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो ये ऑटो एंटीबॉडीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, प्लस जो सीएसएफ में प्रोटीन का लेवल यूजुअली इंक्रीज होता है, तो वो प्रोटीन का लेवल चेक करने के लिए हम लंबर पंक्चर करेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रोमायोग्राफी टू असेस द मसल फंक्शन एंड नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ भी बोलते हैं इसको। तो मतलब मसल वीकनेस आ रहा है तो कितना वीकनेस है वो चेक करने के लिए हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे। उसके बाद है ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट टू डिटेक्ट द
एंटीबॉडीज एसोसिएटेड विद GBS। ओके, उसके बाद कभी कभी ब्लड टेस्ट भी करते हैं, क्योंकि WBCs या तो डिक्रीज होते हैं या फिर नॉर्मल रहते हैं, तो वो कंडीशन चेक करने के लिए हम CBC भी कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और किससे रिलेट कर सकते हैं हम, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर बॉटुलिज्म या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लाइक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कैसे रखेंगे हम, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है यूजुअली ये प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस आएगा, मतलब हम सिम्टम्स देखेंगे। उसके बाद एरेलेक्सिया, मतलब एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स रहेंगे। उसके बाद इसमें कोई फीवर नहीं है। और फिर CSF जो है उसमें एलिवेटेड प्रोटीन्स लेवल चेक करेंगे, अभी बताया था मैंने। उसके बाद नॉर्मल या फिर लो WBC काउंट रहेगा। तो ये हुआ डायग्नोसिस। अभी डायग्नोस तो हो गया, तो ट्रीट कैसे करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये कोई भी इन्फेक्शन के ठीक होने के बाद भी हो सकता है। तो ऑलरेडी हमने इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट दिया है, तो डायरेक्टली किसी बैक्टीरिया का, वायरस का इसमें कॉज नहीं है। ठीक है, अगर सपोज कैम्फिलोबैक्टर से जेजुनी से अगर डायरेक्ट होता तो हम उसको ट्रीट करते, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो ठीक होने के बाद हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम कर रही है, तो इसीलिए हम इसमें यूजुअली होता है सपोर्टिव केयर। तो हम उसमें पेशेंट का वाइटल्स मॉनिटर करते हैं, उसके बाद रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं, उसके बाद पेन मैनेजमेंट करेंगे, और फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, विच इज़ सपोर्टिव केयर। उसके बाद क्या होता है ना कि हमारी इम्यूनिटी अगर हमारे अगेंस्ट काम कर रही है तो उसको रोकना भी तो चाहिए, तो इसीलिए हम इम्यूनोमॉड्यूलेटेड थेरेपीज यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या आता है कि प्लाज्माफेरेसिस, तो ये जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बने हैं उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए रिमूवल ऑफ प्लाज्मा टू रिड्यूस द ऑटो एंटीबॉडीज़ लेवल। मतलब प्लाज्मा, हमारे ब्लड के जो 2 कंटेंट होते हैं उसमें से जो प्लाज्मा में ऑटो एंटीबॉडीज़ आएंगे उसको रिड्यूस या फिर रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद है IV इम्यूनोग्लोबुलिन, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ टू न्यूट्रलाइज द ऑटो एंटीबॉडीज़। ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हमने खुद बनाए एंटीबॉडीज़, तो उसको न्यूट्रलाइज, उसका कम करने के लिए हम अलग से एंटीबॉडीज़ देंगे IV इंट्रावेनस। ओके, तो उसके बाद डूज क्या है, डूज मतलब हमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, क्योंकि एक बार ये बीमारी ठीक भी हो रही है लेकिन इट टेक्स टाइम। उसके बाद पेशेंट का लाइक फाइनेंशियल इश्यूज भी आएगा, क्योंकि दिस इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रीटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन ज़रूरी है। उसके बाद मॉनिटर वाइटल साइंस एंड देन मेंटेन रेस्पिरेटरी फंक्शन, हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन मेंटेन रखना है, एंड मैनेज पेन। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, अगर ये ट्रीटमेंट जल्दी ठीक नहीं किया तो उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करना है। उसके बाद अवॉइड अंडर प्रिपेयर्ड फूड, मतलब ये प्रिवेंशन हम ले सकते, बहुत ही बेसिक है कि अंडर प्रिपेयर्ड फूड ना ही खाओ, सेफ वाटर यूज़ करो, देन हाइजीन रखो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने सब्जियां लाई है बाहर से, पता नहीं वो उसके ऊपर क्या पानी यूज़ करते हैं, तो आप वो सब्जियां या फिर फ्रूट्स है वो अच्छे से क्लीन करके खाओ। उसके बाद अवॉइड जंक एंड स्ट्रीट फूड। अभी इस टाइम पे अगर इतना आउटब्रेक है तो अवॉइड ही करें जंक खाना, एंड डेली बेसिस पर भी। और उसके बाद इमोशनल सपोर्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पेशेंट पैनिक होगा तो सिवियरिटी बढ़ सकती है, लाइक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो व्हाट इज डू नॉट पैनिक एंड बी अलर्ट, मतलब अलर्ट रह के आप ट्रीटमेंट लो। ओके, थैंक यू सो मच।